Dear student, let's begin with the Swaraj in the plantations. कल हमने पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने और उसका अलग अलग इफ़ेक्ट हर जगह पे पड़ रहा था। तो प्लांटेशन एरिया हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था। प्लांटेशन ब्रिटिशर्स करवा रहे थे, वो अपने मन के मुताबिक कैश क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, रबर या जो बड़े ट्रीज़ थे साल टीक के, वो लगवा रहे थे इंडियन जो पीजेंट्स थे उनके थ्रू। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस स्वराज मूवमेंट को या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देख रहे थे। For plantation worker in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. तो जो प्लांटेशन असम के जो लोग थे जो टी गार्डन में काम करते थे, वो इस मूवमेंट से ये समझ रहे थे कि गांधी जी ने अब बोल दिया आप कहीं भी आ जा सकते हो, आपको बेगार नहीं करना पड़ेगा। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, and in fact they were rarely given such permission. तो जब 1859 में ये प्लांटेशन एक्ट बना हुआ था, वर्कर्स को बिल्कुल भी परमिशन नहीं रहती थी कि वो अपने वर्किंग प्लेस को छोड़कर जा सकते थे। लेकिन जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उन्हें लगा कि हम अपने घरों की तरफ वापस जा सकते थे, गांधी राज आ गया है। और उन्होंने बिना किसी से परमिशन लिए वो अपने घरों की तरफ पहुंचने लगे, लेकिन वो अपने घर तक कभी भी, अपने डेस्टिनेशन तक कभी भी नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक हो गया था और पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की। The vision of these movements were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining it to be time when all sufferings and all troubles would be over. तो लोग इस तरीके से समझ रहे थे कि कांग्रेस ने अब ये मूवमेंट स्टार्ट कर लिया है। सब अपने अपने तरीके से अपने हित के हिसाब से सोच रहे थे और वो सोच रहे थे कि उनके हर एक जो अब सफरिंग है वो अब खत्म हो चुकी है। Yet when the tribals chanted Gandhi's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to the Congress, they were identified with the movement which went beyond the limits of their immediate locality. तो उस समय जो लोग थे गांधी जी के नाम से, गांधी जी तो नॉन वायलेंस चाहते थे, लेकिन कई बार कई घटनाएं इस तरीके की हो गई जो नॉन वायलेंस के बियॉन्ड में वर्क कर रहा था। ये आप पिक्चर देख रहे हो चौरी चौरा इंसिडेंट का 1922 में। At Chauri Chaura in Gorakhpur, a peaceful demonstration is Bajar turned violent clash with a police. Hearing of the incident, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement. तो चौरी चौरा में क्या इंसिडेंट हुआ था? 22 जो पुलिसमैन थे वो उनको फायर में या पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिसमैन जो है वो ख़त्म हो गए थे। तो इस तरह का वायलेंट क्लैश जो हुआ, ये सुन के फिर गांधी जी ने उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर दिया था, क्योंकि ये जो मूवमेंट जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, इससे गांधी जी बहुत हर्ट हुए थे, क्योंकि वो कभी भी वायलेंस नहीं चाहते थे। Now we will come towards the civil disobedience.
In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद उनको लगा कि जो लोगों को प्रॉपरली एक बार ट्रेंड करना चाहिए सत्याग्रही को, क्योंकि वो कई जगहों पे वायलेंस मास स्ट्रगल्स हो रहे थे और साथ ही साथ कई सारे वर्कआउट भी चल रहे थे. हमने अभी पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी उस समय आया था. They felt that it was important to oppose British policy within the council, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council policies. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. तो जो बड़े लीडर्स थे लाइक चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, उन्होंने इस समय स्वराज पार्टी फॉर्म की और वो चाहते थे, क्योंकि अभी काउंसिल पॉलिसीज़ में यानी किसी भी तरह के ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई भी भारतीयों की एंट्री नहीं थी और वो काउंसिल में जाना चाहते थे. तो उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की और इस तरीके से वो इंडिपेंडेंस पाना चाहते थे. लेकिन वहीं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लीडर थे वो कई दूसरे तरीके से जो है भारत को इंडिपेंडेंस करवाना चाह रहे थे. In such situation, the internal debate and dissension for two factors again shaped Indian politics toward the late 1920s. The first was effect of the worldwide economic depression. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agricultural goods fell and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was turmoil. तो ये इस तरीके का बैकग्राउंड एक फॉर्म हो गया था कि कंडीशन बन गई थी 1926 से 1930 के बीच में कि एग्रीकल्चरल क्रॉप फेल हो गया था और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कम हो गया था. पीजेंट्स को मुश्किल हो रही थी कि वो अपनी फसलों को कैसे बेचे. और 1930 के समय जो डिप्रेशन कंडीशन आई थी और जो लोग थे, पीजेंट्स थे या जो प्रोड्यूसर्स थे, उनको बहुत मुश्किल हो रही थी रेवेन्यू पे करने की. अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted a statutory commission under Sir John Simon, set up in response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggested changes. The problem was the commission did not have a single Indian member. They were all British. तो ये जो बैकग्राउंड था, टॉरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में थे, तो उन्होंने सर जॉन साइमन को भेजा कि ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत में हो रहा है उसको किस तरीके से रोकें और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में चेंजेस करना चाहते थे. लेकिन इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. इस वजह से जो ये कमीशन था, साइमन कमीशन का, जो भारतीय थे, इंडियन पीपल्स थे, वो अपोज कर रहे थे. So when Simon Commission arrived in the India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." तो जब 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया तो लोगों ने उसको किस तरीके से वेलकम किया? गो बैक साइमन. वेलकम करना तो नहीं बोल सकते हैं, उनका अपोज किया कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप वापस जाओ साइमन, आप वापस जाओ. Including the Congress and the Muslim League participated in demonstration in an effort to win them over.
the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer to domination status for India in an unspecified future and a roundtable conference to discuss a future constitution. This did not satisfy the Congress leaders. The radicals with Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose become more assertive. The liberals and the moderates who were proposing the constitutional system with the framework of British domination gradually lost their influence. तो जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने तो अपोज ये जो साइमन थे वो वापस गए और लॉर्ड इरविन ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया था, लेकिन उसमें भी सही तरीके से बातचीत नहीं हो पाई. इन दिसंबर 1929 अंडर द, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ द पूर्ण स्वराज. तो ये क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज का डिमांड कब किया गया, तो ये दिसंबर 1929 में किया गया था. उस समय जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. लाहौर में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई. It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day, when people were to take a pledge to struggle for complete independence. तो उस समय डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा और वहाँ पे प्लेज ली जाएगी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए. बट सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन. लेकिन ये जो सेलिब्रेशन था ये लोगों का उतना ध्यान उसकी तरफ नहीं गया. लेकिन यहाँ से ही गांधी जी को आइडिया मिला कि किस तरीके से हम हमारे लाइफ में कैसे पूर्ण स्वराज ला सकते हैं. गांधी जी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ. अब उनके मन में इस समय से आ गया था कि किस तरीके से हम स्वराज के लिए वर्कआउट कर सकते हैं. तब ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं वो इससे रिलेट करता है. हम इसको अब देखेंगे. द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. तो महात्मा गांधी ने पाया कि जो सॉल्ट है वो एक पावरफुल सिंबल है जो पूरे देश को एक कर सकता है. ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest. Other were specific demands of different classes from industrialist to peasant. तो 1930 में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के पास एक 11 डिमांड का लेटर भेजा था और उसमें कई तरह के डिमांड उन्होंने किए हुए थे. द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रैंकिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन ए यूनाइटेड कैंपेन. द मोस्ट स्ट्रिंग ऑफ ऑल द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. तो यहाँ पे जो डिमांड रखी गई थी वो सभी क्लासेस के लोगों से रिलेट करती थी. इंडस्ट्रियलिस्ट टू प्रेजेंट सभी से रिलेट करती थी. तो सभी को एक यूनाइटेड कैंपेन में गांधी जी इस समय ले आए और इसमें जो मेन डिमांड रखा गया था वो था डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स. सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो रिच और पुअर दोनों ही यूज़ करते हैं और उनके फूड का एसेंशियल आइटम है. और गवर्नमेंट जो है उन्होंने सॉल्ट के प्रोडक्शन पे मोनोपोली करके रख ली थी. तो महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवेल्ड द मोस्ट ऑपरेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल.
So Gandhi's letter was in a way an ultimatum. If demand were not fulfilled by 11th March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. तो एडविन के पास जो उन्होंने 11 डिमांड का लेटर भेजा था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप ये डिमांड फुलफ़िल नहीं करोगे तो उस कंडीशन में हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो लॉर्ड इरविन ने उनकी बात नहीं मानी थी। तब जाके महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers. The march was over 240 miles from Gandhi's ashram in Sabarmati to Gujarati coastal town of Dandi. Volunteers walked for 24 days, about 10 miles a day. Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped. He told them what he made by Swaraj and urged them to peaceful defy the British. तो गांधी जी ने उस समय फिर साबरमती से दांडी की तरफ वो रवाना हो गए। अपने 24 डेज़ का उन्होंने वो चलकर वो कहाँ पहुँचे, दांडी में पहुँचे। कब पहुँचे? 6 अप्रैल। और उन्होंने उस समय फिर सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। तो उन्होंने जो ये सॉल्ट टैक्स लिया जाता था पहले एक कॉमन चीज़ पे, उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया और इस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये आप पिक्चर देख सकते हो, जो गांधी जी जा रहे थे सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए दांडी की तरफ, उसका ये पिक्चर आप देख रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये थोड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हटके था और उससे आगे का ही कहा जा सकता है। 1000 in the different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factory. तो पूरे देश भर से कई लोगों ने ये सॉल्ट लॉ ब्रेक किया और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज है उनके आगे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया उन्होंने। ये जो मूवमेंट था वो और आगे बढ़ गया। फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप को के सामने धरना दिया गया। पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ किया कि हम अब रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, कोई भी चौकीदारी टैक्स वगैरह नहीं पे करेंगे। जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड forest laws, going into the reserved forest to collect wood and graze cattle. तो जो फॉरेस्ट एरियाज के लोग थे, जो ट्राइबल पीपल थे, वो रिजर्व फॉरेस्ट में गए, जाके उन्होंने इस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस में पार्टिसिपेट किया। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो अच्छे से चल रहा था, तो इससे परेशान कौन हो गए? ब्रिटिशर्स हो गए। ब्रिटिशर्स जब परेशान हुए तो उन्होंने कुछ वायलेंट क्लैशेस कई जगह पे करने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया। इसी तरीके से व्हेन Abdul Ghaffar Khan, devoted disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowd demonstrated in the streets of Peshawar, facing armored cars and police firing. Many were killed, and a month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। तो इस तरीके से जब गांधी जी ने भी खुद को अरेस्ट करवा लिया था, तो कई सारे लोगों ने पुलिस पोस्ट को
या बिल्डिंग्स को, रेलवे स्टेशन को जला दिया था. All structure that symbolize British rule. The frightened government responded with the policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and about 100,000 people were arrested. तो फिर से ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था ये कैसा फेज ले रहा था, एक वायलेंट एक्ट ले रहा था. तो इसी वजह से गांधी जी ने फिर से एक बार डिसाइड किया कि जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है उसको बंद किया जाए. इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ इरविन on 5th March 1931. By this, a Gandhi-Irwin Pact, Gandhiji consented to participate in a round-table conference. The Congress had boycotted the first round-table conference in London, and the government agreed to release political prisoners. In December 1931, Gandhiji went to London for conference, but negotiation broke down and he returned disappointed. Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression. Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal and series of measures had been imposed to prevent meeting, demonstrations and boycott. तो गांधी जी जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो वो फेल रहा, और इसी समय जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कई ऑपरेसिव वर्क किए. जैसे जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको जेल भेजा गया, और जो मीटिंग्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन है या बॉयकॉट्स, ये सभी को इलीगल घोषित कर दिया गया. With great apprehension, Mahatma Gandhi relaunched the civil disobedience movement. For over a year, the movement continued, but by 1934, it lost its momentum. तो ये इस तरीके से बोला जा सकता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो अब उसकी जो धाक थी वो अब धीरे धीरे कम हो गई थी. अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट. तो जो ये मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, हमने पढ़ा कि इसमें कई लोगों के लिए बात थी, सभी क्लासेस के लोगों की बात थी, चाहे वो कंट्री साइड पीपल हो, पीजेंट्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सभी अपने अपने तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो जो रिच पर्सन्स थे उनके लिए क्या थी, जो कंट्री साइड पीपल के लिए अलग अलग तरीके की बात थी. तो कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट. Being producer of commercial crops, they were very hard hit by trade depression and falling price. As their cash income disappeared, they found impossible to pay the government's revenue demand. तो जो peasants थे वो जो रेवेन्यू पे करना बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो रेट्स थे बहुत कम हो गए थे. इसी तरह से जो पुअर पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू पे करने के लिए उनके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल थी, इसलिए वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का को सपोर्ट कर रहे थे. और बिजनेस क्लास की अगर बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तो इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट अर्न की और पावरफुल हो गए थे. Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policy. They restricted business activities. They wanted protection against import of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports.
तो उनकी तो स्थिति उस समय अच्छी थी, लेकिन अब वो क्या चाह रहे थे कि ये जो इम्पोर्ट हो रहा था फॉरेन गुड्स का वो रोका जाए, और रुपी स्टर्लिंग जो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेशियो है उसको सही किया जाए। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया था। To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927। तो उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया उसमें इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट के बिजनेस इंटरेस्ट की बातें की जाती थी, और इसमें कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड जी बिरला। ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने ये कॉलोनियल कंट्रोल के अगेंस्ट में वर्क किया, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने इकोनॉमिकली काफ़ी हेल्प कर दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते थे, और उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि हम किसी भी तरह के इम्पोर्टेड गुड्स को ना परचेज करेंगे ना सेल करेंगे। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. But after a failure of Round Table Conference, business group were no longer uniformly enthusiastic. तो जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल हो गया, उसके बाद ये जो ग्रुप था वो एक जैसा नहीं सोच रखता था, सब अपने हिसाब से वर्कआउट करने लगे थे। Another important feature of civil disobedience movement was the large scale participation of women. During Gandhiji's Salt March, thousands of women came out of their homes to listen to him. They participated in protest march, manufactured laws, salt and picked foreign cloth and liquor shop. Many went to jail. तो वेमेंस भी इस समय पीछे नहीं थी, उन्होंने भी सॉल्ट बनाया, जो फॉरेन क्लॉथ या लिकर शॉप थे उनके सामने धरना दिया। मैनी वेंट टू जेल इन अर्बन एरियाज। दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली। इन रूरल एरिया दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड, मूव टू गांधीज कॉल। When they began to see services to the nation as a sacred duty of women, yet this increase the public role did not necessarily mean by any radical change in the way the position of women was visualized. Gandhiji was convinced that it was the duty of women to look after home and hearth, be good mothers and good wives. And for a long time the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization. It was keen only on their symbolic presence. तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कंटिन्यू चलता रहा, और अलग अलग क्लासेस के लोग जो हैं अलग अलग तरीके से उसको अपने मन का समझ रहे थे, सिंबॉलिक प्रेजेंस अपनी दे रहे थे।